हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का प्लंकेट शील्ड का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड और ओटागो के बीच में। इससे पहले इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें, हमने कल दो मैचेस कवर किए थे, शेफील्ड शील्ड का मैच और फुटबॉल में एमएलएस का मैच। एमएलएस का मैच काफ़ी बुरा गया था अगर मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। शेफील्ड शील्ड के मैच की अगर मैं बात करूँ तो मोजेस हेनरिकेस, मैंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी इनको नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही लेवल पे बैटिंग कर दी, या फिर अगर हम दूसरी भाषाओं में कहें कि बहुत ज़्यादा ख़राब बॉलिंग, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए अगर आपने कम से कम उनको टीम में रखा होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत बुरा रिकॉर्ड नहीं है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है, यही मैंने कहा था। अगर आपने उनको अभी तक टीम में रखा होगा, क्योंकि बाकी जो पॉइंट स्कोरर्स हैं, स्पेशली जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर है सॉल्वे, उन्होंने काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस अभी तक करा है और आई होप कल भी उनका अच्छा दिन जाएगा। अभी भी काफ़ी खेल बाकी है, लेकिन अभी तक हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, और जो डिफरेंशियल वाइस कैप्टन थे हमारे लिए कर्टिस पैटरसन, वो जल्दी आउट हो गए। जैसा जैसा हमने कहा था उस वीडियो में वही हुआ है, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मर्स थोड़े से अलग हो रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल मोजेस हेनरिक्स को अवॉइड कर दिया होगा किसी टीम में, तो ऑफ कोर्स आप अभी तक तो मतलब दौर से बाहर ही चल रहे होंगे। लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी मैचेस हैं और आई होप सब कुछ सही जाए। अगर आपने सही से चीज़ें देखी होंगी तो मोजेस हेनरिक्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें अब तक सही चल रही हैं। मोजेस हेनरिक्स को छोड़कर भी नहीं, मैंने कहा था कि ह्यूजेस और हेनरिक्स में से एक को आप ले सकते हैं सेफ रहने के लिए, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, रिकॉर्ड्स भले ही बहुत खास नहीं हो। तो वही हुआ, और ये सब चीज़ें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते डेली डेली। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच जो है होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल में, जो कि ऑकलैंड का होम ग्राउंड है। पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 टीमों की टेबल में ऑकलैंड चौथे स्थान पर, ओटागो तीसरे स्थान पर रही थी। ऑन पेपर अगर बात करी जाए तो ऑकलैंड की टीम बहुत बड़ी टीम है। पिछले सीज़न में सुपर स्मैश का फाइनल जो था वो इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, अगर आपको याद हो, जहाँ पर ऑकलैंड ने जीत हासिल करी थी। तो ओटागो पिछले सीज़न में एक ट्रॉफ़ी जीतते जीतते रह गए थे, और जो मिल सकता था वो भी उनको नहीं मिला। इनके टीम में बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं ऑकलैंड की टीम में। ओटागो की टीम में नाम उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका पिछले सीज़न में अच्छा रहा था। आखिरी 2 सीज़नों में परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे मतलब बहुत मैच टाई हुए हैं, 2 मैच टाई हुए हैं इवेंट 5 में से, और एक मैच ऑकलैंड जीती है, एक मैच ओटागो जीती है, और एक मैच हुआ था नो रिजल्ट। वेदर की बात करें तो कल वाला जो मैच था अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर तो पूरे ही बारिश के चांसेस हो रहे हैं, इसीलिए वो वन ऑफ द रीज़न था कि मैंने हमारे चैनल के होकर वो मैच कवर नहीं करा था। लेकिन इस मैच में बारिश के चांसेस थोड़े से कम हैं, यहाँ पर भी हैं लेकिन काफ़ी कम। आज मतलब डे 1 में तो पूरा खेल होना चाहिए, डे 2 में हो सकता है थोड़ा बहुत इशू हो 10-15 ओवर का बस। वैसे ही डे 3 डे 4 में इतना ही, मतलब डे 4 में हालांकि काफ़ी चांसेस हैं बारिश के, लेकिन डे 2 डे 3 में थोड़ा थोड़ा कट भी हो सकता है। मतलब ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70% से 80% मैच लगभग होगा। मतलब अगर 360 ओवर का जो मैच होता है 90 into 4, उनमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 270 से 300 के बीच में ओवर शायद हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल जैसा हम टीम बनाते हैं वैसा ही टीम बनाना यहाँ पर खास कुछ बताने के लिए है नहीं। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो ऑकलैंड का यहाँ पर कमाल का रिकॉर्ड है। पिछले 3 सीज़नों में उन्होंने 12 मैचेस खेले हैं, 9 मैच वो जीते हैं, सिर्फ एक मैच हारे हैं, और 2 उन्होंने करा है टाई। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, अच्छा ऑकलैंड की तरफ से मैंने मार्टिन गप्टिल का नाम कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट था पिछले सीज़न में, और सारी तरफ से ही आपको उनका नाम दिख जाएगा। लेकिन क्या हुआ था कि मुझे पहले उनका नाम दिखा नहीं था स्क्वाड में, और ड्रीम 11 ने भी उनका नाम लिस्ट नहीं करा था, तो इसीलिए मुझे लगा था कि वो शायद खेलेंगे नहीं। लेकिन मार्टिन गप्टिल हैं इन सारी जगहों पर, तो इनका नाम मैंने इग्नोर कर दिया है, आप इग्नोर मत कर लेना। ऑकलैंड की तरफ से आप ये कुछ परफॉर्मर्स देख सकते हैं, जहाँ पर मार्क चैपमैन, बेन हॉर्न, रॉबर्ट ओडोनेल, ये कुछ नाम हैं। ओटागो के बैटिंग में वैसे ही आपको ज़्यादा नाम बड़े दिखने को नहीं मिलेंगे, और ये चीज़ यहाँ पर भी दिखेगी। रिप्पन इनके हाईएस्ट जो रन स्कोरर थे। बॉलिंग में ऑकलैंड के होकर 2 जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे वो दोनों ही इस मैच में अवेलेबल नहीं है, लुई डेलपोर्ट और मैक इवन। ओटागो की तरफ से डफी और रिप्पन बॉलिंग में भी आपको दिख जाएंगे। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा। जो मैचेस ऑकलैंड में हुए हैं वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से कुछ परफॉर्मर्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, उसे नोटिस करिएगा। तो आखिरी जो मैच हुआ था ऑकलैंड में फरवरी में के मंथ में हुआ था इसी साल, तो ऑकलैंड ने यहाँ पर बनाया था 467
6 विकेट के नुकसान पर, और डिक्लेरेशन उन्होंने कर दी थी जहाँ पर गप्टिल, फिलिप्स के शतक थे, साथ में चैपमैन, रॉबर्ट ओडोनेल, हॉर्न, सबके यहाँ पर रन्स आपको दिख जाएंगे। ओटागो ने भी ख़राब मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ केली का एक शतक था बताने लगा और रिप्पन के रन्स थे, बाकी ये कुछ विकेट टेकर्स। ऑकलैंड ने दूसरे इनिंग में भी डिक्लेयर कर दिया था, मतलब एक मैच में दो बार डिक्लेयर कर दिया ऑकलैंड ने। अब तो आप समझ सकते हैं कि कितना डोमिनेटिंग थे वो इस मैच पर। 184 फॉर 5 ओटागो को टारगेट दिया था बहुत बड़ा यहाँ पर, लेकिन एक विकेट नहीं गिरा पाए। और ये जो मैच हुआ था वो ड्रॉ हुआ था, डिस्पाइट पूरी तरीके से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस ऑकलैंड का था, लेकिन रिजल्ट जो था वो उनके सपोर्ट में नहीं गया। यहाँ पर नेथन स्मिथ और फॉक्सक्रोफ्ट के रन थे, और ये कुछ बॉलर थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाले थे। अगला मैच जो था वो डनडिन में हुआ था, तो हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी कुछ प्लेयर्स के नाम आपको दिख जाएंगे, जैसे कि ग्लेन फिलिप्स, बेन हॉर्न, बेघीन, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस करे थे। अच्छा, सेकंड लास्ट मैच जो कि ऑकलैंड में हुआ था, और ये सेकंड लास्ट मैच जो ऑकलैंड में हुआ था यहाँ पे, और लास्ट मैच जो हम कंसीडर करेंगे ज़्यादा डेप्थ में, ये था आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी ऑकलैंड में, और ये सेकंड लास्ट मैच है। तो यहाँ पर ऑकलैंड ने फिर से बड़ा स्कोर खड़ा किया था 337 का। यहाँ पर भी बेघीन, साथ में फिलिप्स, चैपमैन, ये दोनों कॉन्सिस्टेंटली आपको नाम दिख रहे होंगे, साथ में रॉबर्ट ओडोनेल, डफी और बेकन के विकेट से। ओटागो का बैटिंग यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, रदरफोर्ड के कुछ हद तक रन से, बाकी ये कुछ बॉलर से विकेट लिया था। और आखिरी इनिंग्स और या फिर आखिरी दिन आप कह लीजिए, यहाँ पर तो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था ओटागो के बैटिंग को, जहाँ पर मैक इवन, ब्राउन और लिस्टर्ड इन्होंने विकेट्स लिए थे, इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, जो आखिरी 2 मैच इस ग्राउंड पे हुए हैं अगेंस्ट द सेम ओपोनेंट, ऑकलैंड की बैटिंग कमाल की रही है। 2 बार तो डिक्लेयर कर दिया आपने देखा, यहाँ पर भी 300 के ऊपर रन बनाए। और कुछ नाम आपके लिए कॉमन आ रहे हैं उन दोनों ही मैच में, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, रॉबर्ट ओडोनेल, ये कुछ नाम है बैटिंग से। बॉलिंग से जो नाम है वो तो अवेलेबल नहीं है, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद अगला मैच जो डनडिन में हुआ था, डनडिन में जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर ओटागो ने डोमिनेट करा हुआ है, ऑकलैंड के मैचेस में ऑकलैंड ने डोमिनेट करा हुआ है, और यहाँ पर भी ऑकलैंड को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ये है 4 मैचेस जहाँ पर आपको कुछ हद तक चीज़ें दिख जाएंगी। ऑकलैंड के मैचेस में ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मैच ऑकलैंड में होने वाला है। डनडिन के मैचेस में हालांकि ओटागो का डोमिनेशन था। जो चीज़ है कि ऑकलैंड की बैटिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी रही है, बॉलिंग भी अच्छी रही है, लेकिन बैटिंग स्पेसिफिकली अच्छी रही है। 3 जो इनिंग्स उन्होंने बैट करे हैं, पहली बात तो ये 4 में से सिर्फ 3 ही इनिंग्स उनको बैट करना पड़ा है, उनमें से 2 बार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, और ओटागो का बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने यहाँ पर ध्वस्त करा हुआ है। इवन 337 रन भी आपने देखा जो आखिरी मैच हुआ था इस ग्राउंड पर, सेकेंड लास्ट मैच जो हुआ था, 2 इनिंग्स मिलाकर कवर नहीं कर पाए थे ओटागो की बैटिंग। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ सरप्राइजिंग नाम आपको यहाँ से दिख जाएंगे, और इन नामों को ज़रा गौर से देखिए क्योंकि आगे आने वाले सेक्शंस में भी आपके लिए ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बेन हॉर्न लगभग 35 का औसत है इनका, 3 अर्धशतक। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स 64 का औसत इनके पास है, और मार्क चैपमैन 45। ओटागो की तरफ से बैटिंग से कुछ नहीं है खास बताने लगा, और ये एक चीज़ है जो मैं आपको मतलब पॉइंट आउट करवाना चाहूँगा। ओटागो की बैटिंग ना कभी भी उस तरह से खास हुई नहीं है। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो मैच ओटागो ने अच्छा करा है वहाँ पर क्या हुआ है। देखिए 305 बहुत बड़ा टोटल नहीं था। रन हाई स्कोर बनाया था डफी ने, जो कोई बॉलर हैं। उन्होंने कैसे जीत हासिल करी, अपनी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके, जब 134 रन पर 2 बार उनके ओपोनेंट को निपटा दिया, जहाँ पर डफी के सेकंड इनिंग्स में, साथ में बेकन, और यहाँ पर माइकल रे, रिप्पन इनके विकेट से। अच्छा, यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं ओटागो का बैटिंग का कोलैप्स हुआ था जो ऑकलैंड में हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एक मैच था जहाँ पर ओटागो की बैटिंग अच्छी हुई थी, जो कि डनडिन में हुआ था। जैसे मैंने बताया डनडिन के मैचेस में ओटागो ने डोमिनेट करा था। यहाँ पर रन बनाया था मिच रेनविक ने, ठीक है, बहुत ही बड़ा टोटल उन्होंने खड़ा किया था। साथ में फिर से डफ़ी के रन्स हैं, और अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो डफ़ी ओटागो की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इस फिक्सचर में, ठीक है। साथ में मैक्स काउ, विल्सन, ये कुछ प्लेयर्स हैं। और दूसरे इनिंग में अगर आप देखेंगे तो ओटागो को बैट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि फॉलो ऑन डाल दिया था ऑकलैंड को। तो ये और बाकी जो यहाँ पे जो मैचेस हुए हैं, मतलब ऑकलैंड में जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर तो ओटागो की बैटिंग अच्छी हुई नहीं है। केली ने यहाँ पे रन बनाया था, साथ में रिप्पन, यहाँ पर फॉक्सक्रोफ्ट, नेथन स्मिथ, ये कुछ रन हैं। तो ये एक चीज़ है, हिस्टोरिकली ओटागो के तरफ से हमें ज़्यादा रन देखने को नहीं मिले हैं। हो सकता है काफ़ी सारे प्लेयर्स चेंज हुए हों, लेकिन ट्रेंड ये कह रहा है कि ओटागो की बैटिंग कभी भी उस तरह से खास कुछ नहीं रही है, ठीक है, स्पेशली इन ऑकलैंड। डनडिन में हो सकता है मामला थोड़ा अलग भी हो, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग लेकिन इनकी कंपैरेटिवली
ठीक ठाक रही है। सो उनके जो बॉलर्स हैं स्पेशली डफ़ी, आपने देखा ये बैटिंग भी कर सकते हैं, रिपन भी बैटिंग कर सकते हैं। रिपन इवन हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे पिछले सीज़न में ओटागो की तरफ से। ये बॉलिंग में बात करी जाए तो ऑकलैंड की तरफ से किसी का नाम अभी नहीं है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से बताने लायक, लेकिन ऑफ कोर्स आपने देखा ऑकलैंड मैचेस में, जो मैचेस ऑकलैंड में हुए हैं वहाँ पर ऑकलैंड के बॉलर्स ने डोमिनेट करा हुआ है। ओटागो की तरफ से बताने लायक जो नाम है वो है जेकब डफ़ी और बेकन, ये दोनों ही कल के मैच में खेलेंगे। तो ये है कुछ हेड टू हेड की चीज़ें, ठीक है। मैंने ऑकलैंड वाले मैचेस को ही आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से दिखाने की कोशिश करी क्योंकि मैच ऑकलैंड में होने वाला है। क्या कहानी है, आई होप आपने देखा होगा। ऑकलैंड की बैटिंग बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग रही है। ओटागो की बैटिंग में कुछ भी खास बताने के लिए नहीं है। 2-3 नाम हैं जो कि मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा। बॉलिंग से ठीक ठाक उन्होंने परफॉर्मेंस करे हुए इनके, और सबसे बड़ी बात इनके जो बॉलर्स हैं ये बैटिंग भी कर सकते हैं। स्पेशली कुछ बॉलर्स होंगे जिनके बारे में आगे मैं आपको पॉइंट आउट करवा दूँगा जो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं ग्राउंड में और हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस ग्राउंड में एक्चुअली में होता क्या है। 2 मैचेस तो आपने देखे हैं जो ये हेड टू हेड में हुआ था, बाकी और भी 2-3 मैचेस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर मैच था। 438 रन बनाए थे पहले इनिंग्स में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने। पेसर्स का ही बोलबाला आपको दिख जाएगा, सिर्फ दिलपोर्ट जो स्पिनर है, बाकी सब के सब पेसर। ऑकलैंड ने यहाँ पर बना था 351, तो आप समझ सकते हैं दूसरे इनिंग्स में भी 351 बना था, जहाँ पर गप्टिल, चैपमैन, रॉबर्ट ओडोनिल, सिन सोलिया के कुछ रन्स थे। पेसर्स का डोमिनेशन। तीसरे इनिंग्स में भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर बड़ा टोटल खड़ा किया था, काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं, जहाँ पर फिर से सोलिया का एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि सोलिया हमेशा पहले इनिंग्स में उनको विकेट चाहे मिले या ना मिले, 1-2 मिले या ना मिले, दूसरे इनिंग में हमेशा ही विद द बॉल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने 4 विकेट निकाला था, साथ में दिलपोर्ट, फर्गूसन ही कुछ बॉलर से। ऑकलैंड ने 4th इनिंग्स में, मतलब समझ लीजिए तीसरे या चौथे दिन तक उनको तीसरे दिन से चौथे दिन तक शायद उनको बैटिंग करनी पड़ी थी। यहाँ पर भी 374 बनाया था 9 विकेट के नुकसान पर। डेली 374 रन आप चौथे इनिंग्स में चेज़ होते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी हो गया था। और फिर से चैपमैन के साथ बेन हॉर्न इन्होंने रन बनाया था। पेसर्स का डोमिनेशन यहाँ पर भी था चौथे इनिंग्स में, ठीक है। ये जो था आखिरी मैच, यहाँ पर भी आप वही चीज़ देख सकते हैं, और ये आखिरी हेड टू हेड मैच भी था जो इस ग्राउंड पे हुआ था। यहाँ पर भी आप बड़े बड़े स्कोर्स देख सकते हैं, 2 बार डिक्लेरेशन हुआ। पेसर्स का डोमिनेशन भी आप नोटिस कर सकते हैं। स्मिथ, माइकल रे, नेथन स्मिथ, बेकन, सारे के सारे यहाँ पर जो हैं पेसर्स हैं। यहाँ पर दिलपोर्ट जो एक लौते स्पिनर के तौर पे आपके सामने कई बार आ रहे हैं, लेकिन वो तो खेल नहीं रहे हैं। बाकी सारे विकेट्स जो हैं पेसर्स को ही मिल रहे हैं। दूसरे इनिंग में भी दिलपोर्ट का विकेट था, बाकी स्पिनर्स के कुछ विकेट्स। अगला मैच जो कि ओटागो से नहीं था ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर ऑकलैंड ने बनाया था 210। फिलिप्स और ओडोनिल के कुछ रन्स थे। पेसर का डोमिनेशन। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर हालत ख़राब कर दिया था मैक इवान और लुई दिलपोर्ट, ये दोनों काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मर रहे थे बॉलिंग में ऑकलैंड की तरफ से, लेकिन किसी कारण की वजह से ये दोनों ही नहीं खेलेंगे कल के मैच में। साथ में ब्राउन, सोमरवाइल, ये कुछ बॉलर्स हैं। ऑकलैंड ने यहाँ पर 189 पर देखिए डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है, जहाँ पर फिर से चैपमैन के साथ हॉर्न और सोमरवाइल का, हॉर्न के दोनों ही मैच में दूसरे इनिंग्स पे रन है जो आपने ऊपर नोटिस करा होगा। पेसर्स का डोमिनेशन यहाँ पर भी, और आखिरी इनिंग्स पे भी पेसर्स का ही डोमिनेशन रहा। बीच में कुछ इनिंग्स में आप देख सकते हैं कि लुई दिलपोर्ट जब खेलते थे तो उन्होंने कुछ विकेट्स निकाले होंगे, लेकिन पेसर्स का ही ओवरऑल डोमिनेशन रह रहा है और टीम 189 पर डिक्लेयर कर रही है। मतलब उनको ये समझ में आ रहा है कि पिच बैटिंग के लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 192 पर निपटा भी दिया था। ऑफकोर्स सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम मतलब जबकि ये बात है तब उतनी स्ट्रॉन्ग थी भी नहीं, लेकिन जो भी है ये हुआ था। ये जो सेकेंड लास्ट हेड टू हेड मैच हुआ था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पेसर्स का भतारा डोमिनेशन था, और तीसरे चौथे इनिंग्स तक तो बैटिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती थी, लेकिन हाँ इनिशियली रन काफ़ी बनते हैं जो आपने ऊपर भी नोटिस करा होगा। और ये आखिरी मैच जो था यहाँ पर 134 बनाया था। फिर से पेसर्स का ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा विकेट दिख जाएगा। कुछ विकेट्स यहाँ पर स्पिनर के तौर पे सोमरवाइल के थे। ऑकलैंड ने यहाँ पर 272 बनाया था। रॉबर्ट ओडोनिल, फिलिप्स, सोलिया के रन्स, पेसर्स का डोमिनेशन। और यहाँ पर भी सोलिया के साथ सोमरवाइल के विकेट से, सोलिया जैसे मैंने आपको बताया हमेशा ही दूसरे इनिंग्स में, मतलब दूसरे इनिंग्स में जब वो बॉलिंग करवा रहे हैं तब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑकलैंड ने यहाँ पर बड़े ही आराम से चेस कर लिया था। बेगिन, फिलिप्स, इनके कुछ रन्स थे। तो ये ठीक है, ओवरऑल जितना मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ये पिच ज़्यादा टूटता नहीं है, ठीक है।
बहुत क्वालिटी स्पिनर्स को भी मैंने यहाँ पर खाली हाथ जाते हुए देखा है। अजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी बड़े नाम हैं, इन इस शोधी जैसे बॉलर को मैंने यहाँ पर खेलते हुए देखा है जिनको खास कुछ हेल्प नहीं मिला। ठीक है, पेसर्स का ही काम होता रहता है। बैटिंग थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल तो होता है। अब सामने वाली टीम की बॉलिंग कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपने देखा है ऑकलैंड ने जब बैटिंग करी है तब उन्होंने 374 रन भी चेस किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 127 एक विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया। लेकिन जब इनके सामने वाले टीम आ रहे हैं, कोई 86 पर निपट रहा है, कोई 190 पर निपट रहा है, मतलब ऐसा। ठीक है, ओवरऑल पेसर्स का ही डोमिनेशन रहा है। लेकिन जो नाम रहे हैं ना, वो अभी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कुछ हद तक सिंसुलिया को आप कंसिडर कर भी लें, लेकिन बाकी और कोई आपको शायद ही दिखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद आपको दिमाग में आई होप कुछ स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बन गए होंगे कि किस तरह से आपको अपनी टीम जो है इस मैच के लिए बनानी है। पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि टॉस क्या हो रहा है ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी यहाँ पर बैटिंग ही करना चाहेगी, और कोशिश उनकी यही रहेगी कि पहले 1-2 दिन तक तो पूरी बैटिंग करा जाए। ठीक है, अगर ये टीम ऑकलैंड होती है तो ऑफकोर्स आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि 1-2 दिन तक वो बैटिंग कर भी सकते हैं। लेकिन अगर ये टीम ओटागो होती है तो शायद आप उतना उम्मीद नहीं रख सकते। मतलब अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है, ऑफ कोर्स कोई आके बड़ा इनिंग्स खेल सकता है, वो हो सकता है, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है, अभी तक जो प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं, उससे तो ये मुझे कम से कम ये उम्मीद नहीं है। अगर ऑकलैंड पहले इनिंग से बैटिंग करते हैं तो कुछ नाम आपने हेड टू हेड में भी देखा और ग्राउंड में। अच्छा, ग्राउंड के रिकॉर्ड में पहले आपको दिखा देता हूँ। ग्राउंड में अगर रिकॉर्ड की बात करें, अच्छा बार बार मैं कह रहा हूँ मार्टिन गप्टिल का नाम मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, लेकिन आप उनको मिस मत करना, सारे जगहों पर ही उनका रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर भी आपको मार्क चैपमैन का नाम दिख जाएगा ग्लेन फिलिप्स के साथ, और यहाँ पर मार्क चैपमैन का नाम ऊपर दिखेगा ग्लेन फिलिप्स से, हेड टू हेड में ग्लेन फिलिप्स का नाम ऊपर था। साथ में बेन हॉर्न यहाँ पर भी है, और साथ में रॉबर्ट ओटोनल, बहुत खास नहीं है लेकिन कॉन्सिस्टेंट रन बनाते रहते हैं। और बॉलिंग में ऑफकोर्स मैक इवान जो कि अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो अगर ऑकलैंड पहले बैटिंग करती है तो देखिए, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, मार्टिन गप्टिल, ये 3 तो आपके टीम में आंख बंद करके होने चाहिए, और मेरे ख्याल से कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही आप इन तीनों के भीतर बना सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बैटिंग आपको मेरे ख्याल से तो लेनी चाहिए। बेन हॉर्न कीपर सेक्शन में लिस्टेड है, टीम के कीपर होंगे। एक और मस्ट हैव प्लेयर, ठीक है, रिकॉर्ड्स इनके तो हैं ही बैटिंग से, और कीपिंग से भी आपको कैचिंग वगैरह के पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ से हो गए 4 बैट्समैन। 5वें बैट्समैन के रूप में आपके पास रॉबर्ट ओडोनल का ऑप्शन है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। इनका एक है कि ये बहुत बड़ा टोटल स्कोर नहीं बनाते हैं, 50-60 इसके भी भीतर इनका काम जो है हो जाता है। ग्रेम बेगिन, अभी तक शायद आपने इनका नाम कुछ बार देखा होगा, ये डोमेस्टिक सर्किट में कमाल के फॉर्म पे रहे हैं, और इनके पास एबिलिटी है बड़े इनिंग्स खेलने का। ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं ओटागो की तरफ से, जेकब डफ़ी, बेकन जैसे बॉलर्स, इनके रिकॉर्ड्स वगैरह अच्छे हैं, तो थोड़ा रिस्क हो भी सकता है। अगर आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं। या फिर सिंसोलिया, बैटिंग से कुछ करे या ना करे, बॉलिंग में हमेशा वो सेकंड इनिंग्स में काफ़ी काम पे आ जाते हैं। तो ये है मेरे लिए अभी तक की शॉर्ट लिस्ट ऑकलैंड की तरफ से। स्पेशली अगर ऑकलैंड पहले बैटिंग कर रही है, अगर ऑकलैंड दूसरी इनिंग से बैटिंग कर रही है, तो जो मेन 3 बैट्समैनों के मैंने नाम बताया, उनको लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब जाके। मैं क्यों ऑकलैंड को लेकर ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ऑन पेपर ऑकलैंड स्ट्रॉन्ग टीम है, रिकॉर्ड्स ऑकलैंड के सपोर्ट में है। जो ग्राउंड में ओवरऑल रिकॉर्ड्स हमने देखा ऑकलैंड का, इस ग्राउंड में जब वो ओटागो से फिरे हैं वहाँ पर भी ऑकलैंड डोमिनेटिंग रही है। ओवरऑल ऑकलैंड डोमिनेटिंग रही है अगर इस ग्राउंड में जब भी वो मैचेस खेले हैं, और इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स भी उन्हीं के ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैंने ऑकलैंड की टीम को लेकर ज़्यादा बातें करी हैं। ओटागो के टीम में हालांकि बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ पैकेज हैं, उम्मीदें हैं मुझे उनसे, लेकिन क्या करेंगे पता नहीं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्पेशली अगर ओटागो पहले बैटिंग करते हैं तो आप उनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बैटिंग इनिशियली यहाँ पर काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, और वैसे भी ऑकलैंड की तरफ से जो बॉलर्स इफ़ेक्टिव थे हिस्टोरिकली, उनमें से काफ़ी सारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, तो ये भी एक फैक्टर है जो आपके काम पे आ सकता है। प्लेइंग 11 पर आ जाते हैं। ऑकलैंड की तरफ से आई होप आपको ऑलरेडी आइडिया लग ही गया होगा कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे और उनमें से किस किस को आपको लेना है। मार्टिन गप्टिल और ग्राम वेगिन ये ओपनिंग करेंगे। बहुत बड़े अलग हट के पिक हो सकते हैं, रेयरली ही होंगे कोई जो इनको लेने वाले हैं अपने टीम में। मैं बहुत ज़्यादा सजेशन तो नहीं करूँगा स्मॉल लीग में इनको लीजिएगा, लेकिन बड़ी लीग में आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं कह रहा हूँ, अगर पहले दिन में बैटिंग करने का मौका मिलता है ऑकलैंड को,
ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, ये 3 तो आपके लिए मस्ट हैव हैं ही। उसके बाद रॉबर्ट ओडोनेल या जैसे मैंने बताया बेजिन के बीच में आप किसी एक को ट्राई कर सकते हैं अगर पहले दिन में बैटिंग आ रही है तो। उसके बाद सिन सोलिया, बेन हॉर्न ऑटोमेटिक चॉइस है आपकी टीम में। सोमरवाइल इनके मेन स्पिनर होंगे, साथ में जेमिसन और दनरू फर्न्स ये बॉलिंग का दारोमदार निभाएंगे। अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आप देख सकेंगे कि सिर्फ 3 मेन फ्रंटलाइन पेसर का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो उनके बेंच में ओली प्रिंगल नाम के एक और मीडियम पेसर के ऑप्शन हैं, वो भी खेल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ पे उनका मैनेज होगा। स्पिन के ऑप्शन के लिए मार्क चैपमैन और सोमरवाइल ये दोनों ऑप्शन होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के कंडीशन में एक और एक्स्ट्रा पेसर होना चाहिए था। तो ऑलरेडी ऑकलैंड की तरफ से जो पेसर्स थे हिस्टोरिकली वो तो नहीं है, जो बॉलर्स अगर मैं सही बताऊं तो जो थे हिस्टोरिकली वो तो नहीं है, जो हैं इनमें से अगर आपको किसी को ट्राई करना है, देखिए सोमरवाइल बड़े नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, बैटिंग कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात इनके लिए, लेकिन इस पिच से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं स्पिनर्स के लिए खास कुछ, ठीक है। बाकी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि लुई दिलपोर्ट जो खेल के गए हैं यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है इस ग्राउंड पे भी और इस फिक्सचर में भी, तो अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप लॉजिकली बात करेंगे तो दनरू फर्न्स या जेमिसन में से कोई एक इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। मेरा वोट दनरू फर्न्स के ऊपर ज़्यादा होगा। बाकी अगर आप सेफ जाना चाहते हैं आप सोमरवाइल के साथ जा सकते हैं, ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं। ओटावा की तरफ से बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में शायद आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर कैम हॉकिंस और रदरफोर्ड मोस्टली ओपनिंग करेंगे। रदरफोर्ड के बारे में आप तो जानते ही होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं और रिसेंटली वाइटलिटी ब्लास्ट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। हालांकि लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में तो उतना खास कुछ उनका रहा नहीं है, लेकिन चाहे आपको ये पसंद हो या नहीं हो आपको इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप नोटिस करेंगे कि बैट्समैन सेक्शन में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे नहीं जब आप टीम बनाने जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। कैम हॉकी के साथ में ओपनिंग करेंगे। उसके बाद निक केली, CPL जिन्होंने फॉलो करा होगा इनको जानते होंगे। मिच रेनविक, अनारू किचन, मैक्स काउ, माइकल रिप्पन, नेथन स्मिथ, जेकब डफी, यहाँ तक इनके पास अच्छी खासी बैटिंग है, ठीक है। और इनके बॉलर को लेने का ये एक फ़ायदा भी है कि ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं, स्पेशली जेकब डफी, नेथन स्मिथ तो जेन्युइनली अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। नेथन स्मिथ ने आपने अगर हमारे साथ 4 ट्रॉफी खेला होगा या फिर सुपर स्मैश खेला होगा आपको पता होगा, बॉलिंग ठीक ठाक है तो अच्छी खासी कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग काफ़ी डिसेंट करते हैं। और जेकब डफी तो आप देख ही सकते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं बॉलरों में से उनके ही रहे हैं। और माइकल रे और मूलर में से कोई एक, और मैथ्यू बेकन। अगर आप नोटिस करेंगे तो इनके टीम में भर भर के बॉलर्स हैं, ठीक है। पेसर्स तो फ्रंट लाइन 4 पेसर हैं ही, उसके बाद माइकल रिप्पन, अनारू किचन, तो लगभग 6 फ्रंट लाइन बॉलर्स इनके पास अवेलेबल है, जो चीज़ आपने नोटिस नहीं करी होगी ऑकलैंड के होकर। और इनके बॉलर का मैं बार बार कह रहा हूँ, इनके बॉलर का एक फ़ायदा है कि ये बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बैटिंग में देखेंगे तो शायद हैमिश रदरफोर्ड के अलावा और कोई बड़ा नाम आपको दिखेगा नहीं। निक केली आखिरी हेड टू हेड में शतक था और डोमेस्टिक सर्किट में इनके काफ़ी अच्छे नंबर्स वगैरह हैं, आप इनको ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या, यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन दे सकता हूँ, वो है मिच रेनविक। आप इनको ट्राई कर सकते हैं, इनके पास एबिलिटी है बहुत ही बड़ा कुछ करने का, डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। कैम हॉकिंस से ऊपर मैं मिच रेनविक को रखूँगा। अगर आप चाहते हैं तो इनको एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। आखिरी जो बार ओटागो ने बड़ा कुछ स्कोर खड़ा किया था इस फिक्सचर में, ऑफकोर्स वो मैं डनडिन में हुआ था, तो वहाँ पर मिच रेनविक का शतक था, अगर आप नोटिस करी होगी, ठीक है। और मैक्स काउ ये भी थोड़ी बहुत बैटिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन कीपिंग के कुछ हद तक पॉइंट्स आपको देने की क्षमता रखते हैं यही। तो मेरे लिए अगर मैं शॉर्ट लिस्ट बताऊँ ओटागो की तरफ से, तो जेकब डफी, बेकन, ये दोनों आपके लिए पहले प्रेफरेंस होने चाहिए। और कैसा भी टीम आप क्यों ना बना रहे हो, ये दोनों आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। माइकल रिप्पन, उसके बाद नेथन स्मिथ। आप अगर चाहो 4 बॉलर लेने को आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो नेथन स्मिथ बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं ऑफकोर्स, लेकिन 4 बॉलर हो सकता है थोड़ा सा आपका टीम का बैलेंस ख़राब कर दे। निक के लिए रदरफोर्ड में से कोई एक या फिर दोनों को ही आप लेकर चल सकते हो, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी ज़्यादा। मिच रेनविक कीपर सेक्शन में काफ़ी डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर मैक्स काउ आप चाहो तो लेना, बड़ी लीग में, छोटी लीग में शायद आप इनको मैनेज ना कर पाओ। तो ये कुछ 5 या 6 प्लेयर्स हैं जिनमें से आप अपने टीम में इनको ट्राई कर सकते हो और टीम फॉर्मेशन कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, फ़िलहाल के लिए अगर सिलेक्शन परसेंटेज की बात करें तो चैपमैन, फिलिप्स और गप्टिल लेट ऐड हुए हैं ड्रीम 11 पर, लेकिन जब भी लोग इनको देखेंगे खेलते हुए ऑफकोर्स इनको लोग लेंगे। सोलिया को काफ़ी लोग ले रहे हैं, इनको लेना अगर है तो ये सोच के लेना कि ये बॉलिंग से ही पॉइंट देंगे, बैटिंग से इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना ही रखें तो बेहतर।
उसके बाद बेगिन या रॉबर्ट ओडोनेल में से कोई एक, जो कि बैटिंग में आपके लिए काफ़ी बड़े पंट हो सकते हैं। मेरा वोट, अगर आप बड़ा रन देख रहे हो तो बेगिन की तरफ है, लेकिन ये थोड़े से इनकन्सिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी के मामले में रॉबर्ट ओडोनेल एनी डे आपके लिए आगे होंगे, लेकिन बेगिन की तरह बड़ा इनिंग्स ये नहीं खेल सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर इनका 60 से 70 के भीतर रहता है। और बेन हॉर्न ऑटोमेटिक चॉइस है कीपर सेक्शन में मेरे ख्याल से। ओटागो की तरफ से अगर आप देखेंगे तो रदरफोर्ड, किचन सेफेस्ट पिक में होंगे। किचन का कुछ खास रिकॉर्ड भी नहीं है, ना ही इस फिक्चर में, ना ही ओवरऑल अगर मैं बात करूं, और ना ही इस पिच से मुझे किचन के बॉलिंग से कुछ खास उम्मीदें हैं। बाकी बैटिंग में क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं शायद इनिशियली अपने टीम में इनको ना रखूँ, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाऊँगा मैं इनको। उसके बाद डफी बॉलरों में से, और बहुत ज़्यादा रिस्टन है तो रेनविक कीपर सेक्शन में जो लिस्टेड होंगे, और नेथन स्मिथ, माइकल रिपन में से कोई एक, और बॉलरों में से बेकन का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। ये सारी चीज़ों के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूज आप हो जाए। आई होप अभी टीम दिखाने के बाद आपको ये कन्फ्यूज़न जो है वो काफ़ी हद तक मिट जाएगा। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का एक टीम फॉर्म करा है। थोड़ा सा रिस्की तो है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो बेन हॉर्न को फिर भी 10% लोगों ने लिया हुआ है। रेनविक को कोई लेने वाला हैगा नहीं, ठीक है। और याद रखना ये कीपर नहीं है, ये अगर बैटिंग से पॉइंट देते हैं तो देते हैं, नहीं तो आप इनसे उम्मीद ना ही रखिए। तो अगर आप दो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं स्मॉल लीग के लिए, एक में इनको रख सकते हैं, दूसरे में मिस भी कर सकते हैं, उसके जगह पर आप किसी और को ले सकते हैं। बैटिंग में रदरफोर्ड को तो लेना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शंस की तरफ देखेंगे ना तो इनके तरफ से कोई ऑप्शन नहीं है ओटागो की तरफ से। नील ब्रूम को काफ़ी लोग ले रहे हैं, ये खेलेंगे नहीं। बाकी जो ओटागो के ऑप्शंस हैं इनमें से कैम हॉकिंस हैं, लेकिन इनके कुछ खास रिकॉर्ड्स वगैरह मुझे मिला नहीं है, तो मैं कुछ खास प्रायोरिटी देने वाला हूँ नहीं, तो इनको ही आपको लेना पड़ेगा। और साथ में निक के लिए ये भी मतलब डिफ़ॉल्ट ही लेना पड़ेगा आपको, इनके खास कोई ऑप्शन आपके पास हैगा नहीं। अगर आप इनके जगह पर किसी और को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, बेगिन और ओडोनेल। इनके बारे में जो बताना था मैंने बता दिया। ऑलराउंडर सेक्शन में तो चैपमैन आपके लिए मस्ट हैव है ही, और सोलिया को मैंने रखा है। बॉलिंग में भी काम पे आ सकते हैं, बैटिंग थोड़ी बहुत करवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है बैटिंग से, लेकिन करवा लेते हैं। अनाडो किशन का ऑप्शन है, लेकिन मेरे प्लान में किसी भी तरीके से वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। बॉलर्स में से बात करी जाए तो सोमरवाइल को अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इधर सोलिया के जगह पर या फिर रेनविक के जगह पर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर बैटिंग ये अच्छी खासी कर लें तो कर लें, लेकिन बॉलिंग से मुझे इनसे भी ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है। डफ़ी, बेकन तो मेरे लिए फर्स्ट चॉइस है ही। रिपन या फिर यहाँ से आपको नेथन स्मिथ का ऑप्शन दिख जाएगा, इन दोनों में से एक को लेना, ठीक है। इन दोनों का ही एक चीज़ है, ये बैटिंग कर सकते हैं, और रिपन का बैटिंग रिकॉर्ड थोड़ा ज़्यादा बेटर है। नेथन स्मिथ हो सकता है बॉलिंग में यहाँ पर काम पे आ जाए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। नेथन स्मिथ, माइकल रिपन और विल सोमरवाइल, इन तीनों से ही अगर ये बैटिंग से कुछ करते हैं तो काम पे मेरे ख्याल से आ सकते हैं। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। ऑप्शंस बैटिंग सेक्शन में रॉबर्ट ओडोनेल, ग्रेम बेगिन, ये दोनों डिसेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। बड़ी लीग में आप ट्राई कर सकते हैं। रॉबर्ट ओडोनेल कॉन्सिस्टेंट अनस्कोरर हैं, बहुत बड़े स्कोरर नहीं है भले ही, लेकिन ग्रेम बेगिन के पास एबिलिटी है कि वो बड़ा स्कोर खड़ा करें। ऑलराउंडर सेक्शन में मेरे ख्याल से इन दोनों के अलावा अगर आप इनिशियली किसी को ना ही कंसीडर करें तो बेहतर। बॉलर सेक्शन में डफ़ी और बेकन मेरे लिए फर्स्ट चॉइस होंगे। अगर आपको ऑकलैंड की तरफ से देखना है, सोमरवाइल बैटिंग से अगर पॉइंट दे तो दें, और अगर आपको जेन्युइन बॉलर देखना है जो सिर्फ बॉलिंग से ही पॉइंट देंगे, तो दनरू फर्न्स मेरे लिए पहले चॉइस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो काइल जेमिसन को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑकलैंड के बॉलिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं है, क्योंकि जो बॉलर्स खेल रहे हैं, दनरू फ्रेंड्स में बार बार कह रहा हूँ, इनके पास एबिलिटी है कुछ हद तक बंचेस में विकेट निकालने का। बाकी मैंने खास कुछ देखा नहीं है किसी बॉलर को बहुत ज़्यादा कुछ करते हुए। बाकी यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पहले 2 दिन के बाद बैटिंग थोड़ा मुश्किल हो भी जाता है, तो अगर ऑकलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो अगर आप चाहें तो उनकी तरफ से 1-2 स्पेशलिस्ट बॉलर को ले भी सकते हैं, क्योंकि ओटागो की बैटिंग में तब प्रॉब्लम आ सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ऑफ कोर्स इन तीनों में से ही आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइस होने चाहिए। बहुत ही बड़ा रिस्क लेना है बड़ी लीग में तो बेन हॉर्न को एक ट्राई ज़रूर करना, ये कीपिंग से भी आपको पॉइंट देंगे और बैटिंग में रिकॉर्ड तो डिसेंट है ही। ओटागो की तरफ से बताना है तो जेकब डफी, या इनको ऐसे ऑलराउंडर आप कंसीडर कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं अच्छी खासी, और बॉलिंग में जितने रिकॉर्ड्स हैं इन्हीं के हैं, और मुझे कोई खास दिख नहीं रहे हैं। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।